CSIR नेट होता क्या है? CSIR जो हमारे देश की बहुत एक रिनाउंड गवर्नमेंट संस्था है, ठीक है, वो एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। मैंने JRF का पेपर दिया था CSIR नेट का, बट मैं LS हो गया है। LS नेट क्वालिफाई कर लिया है। मैं ना JRF में कुछ नंबरों से रह गया। बिल्कुल। तो क्या मैं अभी भी अपनी PhD करूंगा और PhD करने पे मुझे स्टाइपेंड मिलेगा क्या? कुछ 12 से 15-16 हज़ार तक की एक यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी हो। अगर आपके पास आपका खर्चा पानी नहीं है तो इट्स वेरी हार्ड टू सर्वाइव। CSIR नेट क्या होता है, किस किस सब्जेक्ट में होता है, और इस एग्जाम्स को कौन कौन दे सकता है? मान लो अगर मेरे पास 3 लोग खड़े हैं, एक का JRF है, एक का नेट है और एक PhD ओनली वाला है, तो आप खुद समझदार हैं कि मैं किसको ऑप्ट करूंगा। कई सारे बच्चे लगे रहते हैं, 2 साल तक अटेम्प्ट दे रहे हैं। समटाइम्स जिनका मान लो बाई चांस नेट नहीं हो पाया, हाँ, तो टॉप रैंकर बनने के क्या फ़ायदा अगर JRF ही मिलना है। JRF। ओवरऑल आपके क्वालिटी ऑफ रिसर्च पेपर की क्वालिटीज़, कितनी साइटेशंस जा रही हैं आपकी, वो सब चीज़ें मैटर करेंगी। हेलो दोस्तों, सो आज के इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। सो आज के इस पॉडकास्ट में अपन उन सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे जो एक CSIR नेट एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है जानना। उन सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे, उन सारी बातों का डिस्कशन करेंगे कि CSIR नेट क्या होता है, कौन से बच्चे उन सबको दे सकते हैं, कौन से बच्चे उन नेट का प्रिपरेशन कर सकते हैं, नेट करने के बाद क्या होगा, JRF और नेट में क्या डिफरेंस है, PhD करने के क्या फ़ायदे हैं, उन सारी बातों पे अपन चर्चा करने वाले हैं। और चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे बहुत ही फेमस टीचर सचिन सर हैं हमारे साथ। तो सचिन सर, तो इसको हाँ, जयंत भाई ये पॉडकास्ट क्यों कह रहे हो? आप गपशप। होस्ट हैं कि मैं होस्ट हूँ? सर, ऐसा करते हैं कि दोनों एक म्यूचुअली लेके चलते हैं इस पॉडकास्ट को। बिल्कुल, बिल्कुल। और माफी चाहता हूँ गपशप को, ठीक गपशप है? को, हाँ। तो ठीक है, एक बेसिक सा सेशन रखेंगे, ठीक है, जस्ट फॉर लाइक इन्फॉर्मेटिव, है ना, इन्फॉर्मेटिव रखेंगे, कंप्लीटली इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। और इसमें जैसे CSIR नेट है ना, ये बेसिकली CSIR नेट के लिए रहने वाला है। तो CSIR नेट होता क्या है, यहीं से शुरुआत करते हैं सर। तो हाँ जी। बहुत सारी वैसे तो बातें ये रहती हैं कि जो बच्चों को सुनी सुनाई पता तो रहती है, लेकिन रिसर्च लैब्स में क्या होगा, कैसे एंट्री होती है, कैसे बिल्कुल। स्कॉलरशिप मिलती है, तो ये ऐसी इनफॉर्मल बातें होती है जो कहीं पर किसी डॉक्यूमेंट में लिखी नहीं होती। जी सर, कोई बिल्कुल। सीनियर ने बता दिया तो हाँ, बता दिया, हाँ, तो हाँ, फिर हाँ। जाके वो पूछना पड़ता है, सर आपका सिलेक्शन कैसे हुआ था, हाँ, आपको स्कॉलरशिप के बिल्कुल, लिए बिल्कुल। कौन से ऑफिस में जाना है। तो मतलब वो एब्सोल्युटली। सारी जो चीज़ें हैं वो हम टारगेट करेंगे। हाँ, तो CSIR जो हमारे देश की बहुत एक रिनाउंड गवर्नमेंट संस्था है, जी। ठीक है, वो एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, जो जिस एग्ज़ाम का ठेका दिया जाता है NTA को, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को। अब वो जो भी पेपर बनता है, ठीक है, बिल्कुल। पेपर बनने के लिए स्पेशल टीम होती हैं। अब उसके लिए जो स्पेशल एक्सपर्ट होते हैं वो कुछ IITs, कुछ नाइसर्स, आइसर्स, वो जो भी इस तरीके के इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके एक्सपर्ट्स लोग हैं, उनको पिक किया जाता है। वो जो एक्सपर्ट्स हैं वो फिर क्वेश्चंस बनाते हैं और उनको भी नहीं पता होता कि उनका क्वेश्चन कब किस पेपर में आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से वो एक पेपर की कंस्ट्रक्शन होती है। अब वो जो पेपर है वो फिर 200 मार्क्स का पेपर, ठीक है, वो सब्जेक्ट्स आपको पता है कि मैथमेटिकल साइंसेस, हाँ, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया और बायोटेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है, या बायोलॉजी, लाइफ साइंसेस बोल देते हैं। उसके अलावा अर्थ साइंसेस, एटमॉस्फेरिक साइंसेस और एक आध और भी होता है। मतलब ये इन स्ट्रीम्स के अंदर आपका वो एग्जाम जो है वो कंडक्ट किया जाता है। अब मेन बात ये होती है कि ये जो एग्ज़ाम है 200 मार्क्स का, हर सब्जेक्ट में अपनी अपनी कट ऑफ होती है और उस हिसाब से टोटल नंबर ऑफ एक JRF, मतलब टोटल नंबर ऑफ एक टोटल रैंकिंग बनाई जाती है। फिर उस रैंकिंग में कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो JRF होते हैं, जो सबसे टॉप रैंकर है। उसके बाद कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ LS, लेक्चररशिप के लिए एलिजिबल होते हैं, मतलब वो देश के अब किसी भी कॉलेज में पढ़ाने के लिए एलिजिबल है। उसके बाद आते हैं PhD के लिए एलिजिबल स्टूडेंट्स। तो वो स्टूडेंट्स जो PhD के लिए पहले कभी एग्जाम दिया करते थे, उस एग्जाम से एग्जम्प्ट हो जाएंगे और यूनिवर्सिटी में जो भी क्या कहते हैं, जो सीधा इंटरव्यू होगा PhD के लिए, अब उसमें वो जा सकेंगे। तो बेसिकली सर ऐसा रहता है कि जैसे लास्ट टाइम से ये चेंज हुआ था पैटर्न, कि पहले तो एक JRF का एग्जाम हुआ करता था। JRF में जो भी रैंक आई थी उसके अकॉर्डिंगली आपको PhDs में एडमिशन दिया जाता था। बिल्कुल। बट हाँ, अब जैसे लास्ट टाइम से कुछ आई गेस पिछले 2 नेट से चेंज हो गया पैटर्न, जिसमें आपका जो फाइनल कट ऑफ है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड होकर आता है। एक होता है JRF, एक होता है नेट एंड देन PhD,
तो जैसे कि सर ने अभी बताया आपको, जैसे पहले बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो हैं वो अपना एंट्रेंस करवाती थी, पर अब वो सारी चीजें हट गई हैं। नॉट जस्ट सेंट्रल, सभी सारी यूनिवर्सिटीज हाँ अपना एक अलग टेस्ट कंडक्ट करती थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चीजें अब आपको सिंपल एक CSIR नेट का जो पेपर है उसी को देना है, उसके बेसिस पे जो भी आपका रैंक हासिल होता है, जो भी आपके मार्क्स आ रहे हैं, उसी के बेसिस पे आपको फर्दर जो भी आपका करियर है इन रिसर्च, जो कि अपन अब चर्चा भी करेंगे उन पे डिटेल में कि किस तरीके से आप आगे प्रोसीड करेंगे। तो बेसिकली जिन भी बच्चों को नहीं पता है, जो पहली बार देख रहा है, जो JRF है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ये एक एग्जाम के थ्रू मिलता है जिसका नाम है CSIR नेट एग्जामिनेशन, जो हर एक साल में 2 बार करवाया जाता है। ठीक है, 6 महीने के बाद होता है ये एग्जाम। और इस एग्जाम्स को कौन कौन दे सकता है? तो जो भी बच्चे MSc में हैं, फर्स्ट ईयर में हैं या सेकेंड ईयर में हैं, है ना, या फिर पास आउट हो चुके हैं, वो सारे बच्चे दे सकते हैं। ठीक है सर, एक और मैं क्वेश्चन पूछता हूँ इससे थोड़ा सा, मतलब पहले उस इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा सॉर्ट कर देते हैं। हाँ। कि पहले हमने बताया CSIR नेट के बारे में। CSIR नेट क्या होता है, किस किस सब्जेक्ट में होता है। बेसिकली ये होता है कि अगर आपको मतलब ये अब 3 क्राइटेरिया है। अब ये 3 क्राइटेरिया का क्या है, अब आप क्या है BSc पास कर चुके हो, अब आप MSc में हो, ठीक है, और MSc के बाद आपके लिए PhD में जाना है या किसी कॉलेज में पढ़ाने के लिए, जॉब के लिए सीख करना है। उन सब चीजों के लिए, या अब MSc करके आपने रिसर्च में जाना है, इन सब कामों के लिए आपको CSIR नेट का एग्जाम जो है वो जरूरी है। जब JRF मिलता है, ठीक है, तो क्या होता है उसके बारे में जानना चाहेंगे स्टूडेंट्स। और उसके साथ जब PhD ओनली का हो गया तो उससे सिर्फ किसी भी यूनिवर्सिटी का उनको वहां पर जाकर इंटरव्यू देने के लिए सीधा कॉल हो गया। अब वहां का जो भी रिटर्न है, अब वो वैसे तो होता ही नहीं है, अब वो उसी के बेस पे होता है। अगर किसी में होता भी हो तो वो एग्जम्प्ट हो जाता है ऑन दैट बेसिस। हाँ, तो बेसिकली अब अपन इस पूरे गपशप में वहां तक पहुंच चुके हैं जहां पे आप अपने JRF एग्जामिनेशन को पा चुके हैं, है ना, आपके हाथ में आपका JRF है। अब बहुत सारे बच्चों का अगला सवाल होगा कि सर आगे क्या करें, इस JRF का क्या करना है ना। हाँ। तो अब हम अपने गपशप को उस तरफ लेके चलेंगे, और इस गपशप में अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए अब ये जानेंगे कि सर इस पे थोड़ा सा अपन डिस्कशन कर लेते हैं, ताकि बच्चे जो अपन देख रहे हैं, जो भी ऑडियंस अपन को देख रहा है, उसको भी क्लैरिटी मिले। तो JRF के बाद लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने JRF क्रैक कर लिया, तो अब 2 सवाल आते हैं कि सर एक तो JRF कितने समय के लिए वैलिड रहेगा, दूसरा कि सर JRF करने के बाद क्या मैं अगर PhD में एनरोल करूंगा तभी मुझे स्टाइपेंड मिलेगा, या फिर उससे पहले भी मुझे स्टाइपेंड मिलेगा, किस तरीके से रहने वाला है? सचिन सर आप थोड़ा सा इसमें बताइए। तो मैं पहले वैलिडिटी के बारे में बताता हूं। जी सर। ठीक है, तो वैलिडिटी का जहां तक बात करें कि पहले हुआ करता था, काफी पहले, कि भाई 1 साल वैलिडिटी होती थी, तो सिर्फ जो फाइनल ईयर में स्टूडेंट होते थे MSc फाइनल ईयर में, वही नेट का एग्जाम देते थे, बाकी नहीं देते थे। अब क्या है, अब 2 साल वैलिडिटी है। तो जो बच्चा BSc फाइनल ईयर में है, फाइनल ईयर का एग्जाम लिखने वाला है, जब तक नेट का रिजल्ट आएगा, नेट का सर्टिफिकेट आएगा, उस पे जो डेट होगी, उस डेट से आपका 2 साल तक बिल्कुल वो अपना MSc तब तक वो क्लियर कर चुका होगा। ठीक है, तो 2 साल तक वो अपना MSc का रिजल्ट दिखा के वो अपना सर्टिफिकेट ले सकता है। ठीक है, ठीक है। तो BSc फाइनल ईयर का बच्चा भी एग्जाम देना चाहे तो वो दे सकता है, और क्लियर करे तो वो उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है। दूसरी बात जी, अब मान लीजिए जिस डेट को, वही आपका सर्टिफिकेट के ऊपर जो डेट आ गई है, उससे 2 साल तक अगर बाय चांस जो भी स्टूडेंट है उसका JRF क्वालिफाई हुआ है, तो वो 2 साल तक स्कॉलरशिप अपनी क्लेम कर सकता है। स्कॉलरशिप क्लेम करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, या तो कहीं ना कहीं उसको PhD में एनरोल होना होगा, या PhD के अलावा, ठीक है, अगर वो किसी रिसर्च प्रोजेक्ट में भी एनरोलमेंट ले लेता है तब भी उसे JRF मिल जाएगा। उसमें PhD नहीं होगी, लेकिन फायदा यही रहता है कि आप PhD में एनरोल हो, रिसर्च एक्सपीरियंस, अकेले रिसर्च एक्सपीरियंस का आप क्या करोगे, ठीक है, तो वो PhD में भी डिग्री आपकी कन्वर्ट हो जाए, वो ज्यादा अच्छा है। सो बेसिकली अगर आपने JRF कर लिया है तो आपको फर्दर रिसर्च ऑप्शन चूज करने पे ही स्टाइपेंड आपका आपके हाथ में मिलेगा। ठीक है, अब सवाल उठता है कि सर ठीक है, हम आगे बढ़ गए हैं, हमारे पास JRF भी है, हमने रिसर्च में भी एनरोल कर लिया है, अब सर स्टाइपेंड कितना मिलेगा हमें, जरा इस पर भी आप थोड़ा सा खुशखबरी तो आप ही दे दो। तो इसमें जो, हाँ सर बिल्कुल,
थोड़ा सा पैसे वाली बातचीत हम कर देते हैं कि जो आपको स्टाइपेंड मिलेगा वो देखो 3 कैटेगरीज में मिलता है ना। 3 कैटेगरीज में किस तरीके से, एक तो JRF है ना, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जिसमें आप जब स्टार्टिंग करते हो जब अपनी रिसर्च की जो करियर है उसको स्टार्ट ही करते हो, तो उस समय पे जस्ट स्टार्टिंग में आपको कितना मिलता है, तो उसका रेंज 37,000 आपका जो JRF का स्टाइपेंड है वो आपको मिलता है स्टार्टिंग में। ठीक है, अब क्यों बोला मैंने स्टार्टिंग में, तो इसका 3 कैटेगरीज होता है। एक तो JRF होता है जो मैंने अभी बताया, आपको 37,000 रुपीज मिलते हैं। इसके अलावा एक होता है SRF, सीनियर रिसर्च फेलोशिप। अब इसमें क्या क्राइटेरिया है, तो जैसे नाम है सीनियर और जूनियर है ना, तो सीनियर मतलब जब आप कुछ समय अपना रिसर्च में दे देंगे, जैसे लमसम 2 साल, जब आप 2 साल अपना रिसर्च में कंट्रीब्यूट कर देंगे, तो वो जो स्टाइपेंड का अमाउंट है जो आपको पहले 37,000 मिलता था वो बढ़ के 42 हो जाएगा, है ना, 42,000 तक वो पहुंच जाएगा। और ये स्कॉलरशिप का फिर जूनियर रिसर्च फेलोशिप से नाम हटके सीनियर रिसर्च फेलोशिप में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया दूसरे तरीके से जो आपको स्टाइपेंड, हालांकि वही है, बस आप कितना समय उसमें दे रहे हो, जो भी अपना रिसर्च करियर है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपका जो भी स्टाइपेंड है वो इंक्रीज होता है। उसके बाद तीसरा है ना सर, एक और कैटेगरी है जो काफी बच्चों को नहीं भी पता होती है, वो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्कॉलरशिप। और ये उन बच्चों के लिए होती है, जैसे कुछ बच्चों के लिए जो भी CSIR नेट का एग्जामिनेशन होता है, जो भी उसके में टॉप रैंकर्स होते हैं, उनके लिए ही ये एप्लीकेबल रहता है। इसको बोलते हैं SPM स्कॉलरशिप। जो 4 सब्जेक्ट्स हमने अभी बोला, जैसे मैथमेटिकल साइंस हो गया, फिजिकल साइंस हो गया, केमिकल साइंस हो गया और लाइफ साइंसेज हो गया। उसके अलावा भी जो है अर्थ साइंसेज, हाँ, तो जो लाइफ साइंसेज और केमिकल साइंसेज में उनमें टॉप 10 स्टूडेंट्स को मिलता है SPM, और जो मैथमेटिकल और फिजिकल साइंसेज उनमें 5 स्टूडेंट्स को SPM मिलता है। और इसमें जो स्टाइपेंड का रेंज है वो लमसम इतना ही है, दैट इज 36 है, प्लस उसमें HRA प्लस HRA सिटी पे डिपेंड करता है, आपका इंस्टीट्यूट किस सिटी में है। और उसके अलावा जो क्या कहते हैं, एक कंटीजेंसी, बिल्कुल एक एक्स्ट्रा अमाउंट, जी सर बिल्कुल। हाँ, तो कंटीजेंसी क्या होता है कि आपकी जो स्कॉलरशिप है वो तो है, पर उसके अलावा भी आपने बुक्स खरीदनी है, हार्ड डिस्क खरीदनी है, कुछ और खरीदना है, या आपने अपने काम के लिए केमिकल्स खरीदने हैं, मतलब कुछ भी अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए, अलग अलग काम के लिए हो सकता है। तो उस चीज में, उस खर्चे के लिए आपको जो JRF और SRF है उसमें 20-20 हजार रुपए मिलते हैं। लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी में उसमें 70,000 उसमें मिलता है। तो उसमें वो एक अच्छा अमाउंट होता है। बच्चे लैपटॉप भी लेते हैं और उसमें मतलब काफी कुछ खरीदने का। हाँ, तो अब SPM अलग से आपको नहीं करना पड़ता, एग्जाम एक ही है, CSIR नेट एग्जामिनेशन। बस जो टॉप रैंकर्स होते हैं उसमें वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं SPM स्कॉलरशिप के लिए। उसका भी वो फॉर्म निकलता है, ठीक है, वो उन्हीं की वेबसाइट पे, और वो बस आप उसमें अप्लाई करते हो। अप्लाई तो कोई भी कर दे, लेकिन होता यही है कि जो टॉप 4-5-6 स्टूडेंट ही होते हैं उन्हीं में वो मिल जाता है। ठीक है, उसके लिए ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो अब थोड़ा सा कन्वर्सेशन आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे हाथ में अभी JRF आ चुका है, एक चीज रह गई है, बच्चों को हम बता देते हैं कि जी JRF से SRF जब ट्रांजिशन होता है, ठीक है, तब क्या करना? हाँ ठीक है, ऐसे कैसे, वो थोड़ा है बिल्कुल तुम जूनियर से सीनियर कैसे बनोगे? मतलब हैप्पी बर्थडे, आज तुम उठे हो और आज से तुम 2 साल के बाद SRF हो गए हो। देखिए, अब कोई स्टूडेंट JRF में अगर काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो उसे स्कॉलरशिप ऐसे कैसे बढ़ा के दे दी जाए? मतलब अभी कोई प्रूफ तो नहीं है ना कि वो काम कर रहा है, अपनी लैब में कितना एफिशिएंटली काम कर रहा है। तो ये होता है कि आपका जो भी रिसर्च वर्क है, कितना आपने रिसर्च वर्क किया है, आप 2 साल के बाद उसकी एक रिपोर्ट सबमिट करते हैं। वैसे भी हर चीज की एनुअल रिपोर्ट भी आपको सबमिट करनी पड़ती है, ठीक है, JRF में। तो हर 2 साल के बाद आप, लेकिन वो मतलब क्या होता है, आपने जो भी काम दिया, सामने कोई एक्सपर्ट थोड़ा बैठा है कि भी उसको चेक करने के लिए, आपने कुछ भी इवन ठीक है बता दिया कि मैंने ये बनाया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर ही एक प्रेजेंटेशन होती है। उस प्रेजेंटेशन में एक एक्सटर्नल एग्जामिनर बुलाया जाता है, ठीक है, जो किसी और यूनिवर्सिटी का कोई प्रोफेसर या कुछ रहेंगे। अब वो जो है वो आपके काम को जज करेंगे और अपनी रिकमेंडेशन एक लेटर देंगे कि आई रिकमेंड कि इनका काम मेरे को अच्छा लगा है, बुरा लगा है, क्या लगा है, ठीक है, गुड है, सेटिस्फैक्टरी है, एक्सीलेंट है। तो उसके बेस पे वो कहेंगे कि इनको SRF प्रमोट कर दिया जाए। तो वो लेटर फिर आप उनसे साइन करा के, और जो भी प्रेजेंटेशन में बच्चों की अटेंडेंस होती है वगैरह, ये बेसिक सारे डॉक्यूमेंटेशन के साथ फिर आप जो भी अपना ऑफिस होता है वहाँ का,
वहाँ आप सबमिट कराते हो, वो फिर आगे भेज के आपकी जो स्कॉलरशिप है उसको कंटिन्यू करा के और फिर वो आपके पास या तो लेटर आ जाता है, आजकल मुझे पता नहीं, मेरे टाइम पे तो लेटर आ जाता था कि भाई यार स्कॉलरशिप हैज बीन एक्सटेंडेड फ्रॉम JRF टू SRF ऐसे करके। ठीक है। हाँ। तो सर वैसे एक और जो कॉमनली क्वेश्चन आता है, जैसे JRF के बाद हमें कहाँ पे अप्लाई करना होता है, जैसे बहुत सारे बच्चे पूछते भी हैं ये, तो मेरे हिसाब से जो CSIR का जो ऑफिशियल वेबसाइट होता है, जो भी ऑफिशियल साइट होता है उनका, वहाँ पे जाके आपको नहीं, वो अगर देखिए आपको जब स्कॉलरशिप के लिए करना है, हाँ, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एनरोल करोगे वहाँ पर एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है, एक स्कॉलरशिप विंग होती है, जो भी या अकाउंट्स डिपार्टमेंट का ही कोई ना कोई सेक्शन ऐसा होता है, ठीक है। तो उसमें आप जाते हो, उसमें जाके आप अपना डॉक्यूमेंटेशन देते हो कि मेरी ये स्कॉलरशिप है, वो UGC या CSIR को बताते हैं कि ये बच्चा हमारे यहाँ पर यूनिवर्सिटी से फॉरवर्ड होता है ना? हाँ, यूनिवर्सिटी से फॉरवर्ड होता है, आपको अपनी तरफ से कुछ अलग से कुछ नहीं करना, ठीक है, वो यूनिवर्सिटी फॉरवर्ड करके देती है। हाँ, उसके बाद फिर वो आपके, पहले तो ये होता था कि भी वो क्या कहते हैं, पहले थोड़ा सा अलग प्रोसीजर था, लेकिन अब वो आपके अकाउंट में, ठीक है, पहले हर महीने सुपरवाइजर के साइन करा के बिल देना पड़ता था, लेकिन हाँ, लेकिन रिसेंट टाइम्स में इन्होंने ये किया है कि अभी स्टूडेंट वैसे इतना परेशान होता है, तो उसको और परेशान ना किया जाए। तो फिर बीच में ऐसा था कि 3-3 महीने की स्कॉलरशिप आती थी, ठीक है, और फिर अब ऐसा हो गया कि मंथली आ जाता है इसको, ठीक है। हाँ। कभी थोड़ा बहुत लेट हो सकता है, तो लेकिन इट्स ओके, चलता है सर। हाँ, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं इस पॉडकास्ट को और बातचीत गपशप। तो ये तो बात हुई थी JRF की, ठीक है। सो अब एक और बहुत कॉमन सवाल होता है कि सर मेरा ना, मैंने JRF का पेपर दिया था CSIR नेट का, बट मैं LS हो गया है, LS नेट क्वालिफाई कर लिया है, मैं ना JRF में कुछ नंबरों से रह गया। बिल्कुल। तो क्या मैं अभी भी अपनी PhD करूंगा और PhD करने पे मुझे स्टाइपेंड मिलेगा क्या? इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए सर। देखिए क्या होता है, वैसे तो 2 चीजें होती हैं जी। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में PhD में एनरोल होते हैं, तो यूनिवर्सिटी ज़्यादातर ये सोचा जाता है कि एट दिस एज अगर आपके पास आपका खर्चा पानी नहीं है तो इट्स वेरी हार्ड टू सर्वाइव, हाँ, ठीक है। तो ये एक बहुत मुश्किल चीज़ होती है। तो अब क्या होता है कि ऐसी कंडीशन में 2 चीज़ें हैं, एक स्कॉलरशिप ऐसी होती है जो यूनिवर्सिटी खुद प्रोवाइड करती है। मैं ऐसी यूनिवर्सिटीज़ की बात नहीं कर रहा जो आजकल क्या कहते हैं, कई डिग्री के नाम पे बहुत मोटा फीस लेके, बस उनका काम ये है फीस लेना, बच्चा जैसा भी हो, उसका बैकग्राउंड जैसा भी हो, या अर्निंग है नहीं है उनको मतलब नहीं होता। मेनली हम सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटीज की बात कर रहे हैं, लगभग उन्हीं की, ठीक है। तो उनके अंदर क्या है, कुछ 12 से 15-16 हज़ार तक की एक यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी होती है, ठीक है। तो वो जो सिर्फ नेट के बेस पे या PhD ओनली वाला जो अभी कैटेगरी बनी हुई है उसके बेस पे जो करते हैं, जो किसी यूनिवर्सिटी में एंटर होते हैं, तो उनको वो स्कॉलरशिप मिलती है 12 से 15-16 हज़ार जो भी है। उसके अलावा अगर आपके सुपरवाइजर के पास कोई प्रोजेक्ट है, जिस प्रोजेक्ट के अंदर वो आपको ले लेते हैं, तो आपको उस प्रोजेक्ट में जो स्टूडेंट सैलरी होती है आपको वो मिल जाती है, वो एडिशनल मिल सकती है। समटाइम्स उसमें हो सकता है कि उस प्रोजेक्ट में LS या JRF कई बार वो रिक्वायरमेंट में दे देते हैं, या अगर LS है या नहीं भी है तो आपने अगर लेक्चरशिप वाला क्वालिफाई कर रखा है, उस बेसिस पे आप उस प्रोजेक्ट में सिलेक्ट हो गए, तो वो आपको वो स्कॉलरशिप मिल जाती है, जो कि लगभग JRF के इक्विवेलेंट रखते हैं। अगर कोई भी अच्छा प्रोजेक्ट है, अगर कोई थोड़ा सा मतलब कम सैलरी वाला प्रोजेक्ट है, तो कम से कम 21-22 हज़ार रुपए उसमें रखा जाता है। मतलब ये है कि नेट के बाद भी अगर आप ऐसा सोचेंगे कि क्या हमें पैसे मिलेंगे, स्टाइपेंड मिलेगा, हाँ तो हाँ मिलता है, पर लमसम जो अमाउंट होता है वो वेरी करता है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे, और जैसे सर ने बोला भी, और ये बात आप भी सभी बच्चे एग्री करेंगे कि जैसे जैसे आपने परफॉर्मेंस अपनी इंप्रूव करोगे वैसे वैसे वो कहते हैं ना, पंजाबी में कहावत है जी, जितना गुड़ पाओगे उतना मिठा, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही बात है कि जितना आप उसमें प्रोसेसिंग करते रहोगे, अपने खुद को इंप्रूव करते रहोगे, जितना एफर्ट मारोगे रिसर्च में, उतना ही आपको बेनिफिट मिलता रहेगा। तो कोई भी यूनिवर्सिटी देखो यही चाहती है कि कोई स्टूडेंट आ रहा है तो वो सरकारी पैसा लेकर आए तो अच्छा है, ठीक है, भी हम नहीं तो हमारे से फंड लेगा PhD वगैरह के लिए, तो दे लाइक इट के आप। और दूसरी चीज ये है, देखो यूनिवर्सिटी में फंड्स अप डाउन हो सकते हैं, कभी डिले हो सकता है, लेकिन वो है कि वो
पहले कुछ हुआ करता था, लेकिन अब ऐसी चीजें कम है, अब स्मूथ है प्रोसेस, अब काफी स्मूथ है। ठीक है, तो उसमें दिक्कत नहीं है। बट जैसे ये तो हमने तीनों सिनेरियो बताया आपको कि JRF नेट और जो भी आपका है PhD ओनली वाला। हाँ। बट इसमें एक जो छोटा जो हमारी तरफ से एड ऑन पॉइंट है वो ये है कि देखो, आपको इसमें डिफरेंस तो समझ आ गया है, बट इस डिफरेंस को आप सिर्फ स्टाइपेंड के बेसिस पे मत समझिएगा, आप इसको प्रायोरिटीज के बेसिस पे भी समझिएगा। मान लो अगर मेरे पास 3 लोग खड़े हैं, एक का JRF है, एक का नेट है और एक PhD ओनली वाला है, तो आप खुद समझदार हैं कि मैं किसको ऑप्ट करूंगा। हालांकि तीनों ही एलिजिबल हैं, तीनों ही PhD कर सकते हैं, तीनों ही स्टाइपेंड थोड़ी बहुत ले सकते हैं, बट द मोमेंट इज कि जैसी मान लो उन सबकी तीन बंदे थे, तीनों का PhD हो गया, व्हाट नेक्स्ट? ठीक है सर, दे अप्लाइड फॉर द जॉब, विच काइंड ऑफ अ जॉब, जो अभी अपन डिस्कस भी करेंगे, जैसे मोस्ट कॉमनली असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह की, तो उसमें प्रेफरेंस किसको मिलेगा? तो अब क्योंकि तीनों की PhD है तो प्रेफरेंस उसको मिलेगा जो एक ऑब्वियसली थोड़ा सा ऊपर होगा, दैट इज व्हाट, कि जिसके पास JRF होगा, है ना। तो वो सारी चीजें अंत में जो छोटी छोटी चीजें हैं वो आपका लास्ट में बड़ा इंपैक्ट डालते हैं। सो ट्राई टू लाइक क्रैक JRF फर्स्ट, ठीक है। अब ऐसा नहीं है, जैसे बहुत सारा लाइक ये भी क्वेश्चन रहता है कि सर जैसे कई सारे बच्चे लगे रहते हैं 2 साल तक अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो सर इसमें भी क्या लगता है आपको कि मतलब JRF अगर करना ही है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से भी करते होंगे कई बच्चे, तो कि नेट हो गया यार, नेट में तो मुझे स्टाइपेंड नहीं मिलेगा तो मुझे JRF ही चाहिए, JRF लगे चाहिए। तो ये भी बहुत सारा एक मिथ है ना। तो इस सारी बातचीत से आई होप सो बहुत सारे बच्चों का मिथ खत्म हो जाएगा कि नहीं ऐसा नहीं है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी स्टाइपेंड से काम चल जाएगा तो हाँ, आप LS से भी नेट से भी आप अपनी PhD को परस्यू कर सकते हैं। ठीक है सर, एक और क्वेश्चन जो कि आजकल बड़ा चलन में भी था कि सर क्या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, करियर की तरफ चलते हैं, तो क्या असिस्टेंट जो प्रोफेसर है उसके लिए सिर्फ नेट काफ़ी है या फिर हमें JRF भी चाहिए, या फिर दोनों के साथ साथ PhD भी होनी चाहिए? तो इस पे आपको क्या मतलब कुछ पॉइंट्स अगर आप बता पाएं स्टूडेंट्स को। तो देखिए, सबसे पहले ये है कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन आती है वो होती है LS, लेक्चरशिप, ठीक है, विद MSc विद LS, MSc विद LS, ठीक है। तो वो लेक्चरशिप जब आपको सर्टिफिकेट मिल गया, देन यू आर एलिजिबल, ठीक है। अब होता क्या है कि समटाइम्स जिनका मान लो बाय चांस नेट नहीं हो पाया, या अब इसमें क्या होता है कि कुछ लोग इसका फायदा भी उठा लेते हैं और मतलब कहीं से भी या अच्छी रिसर्च के बिना, ठीक है, मतलब PhD में जो कहीं पर भी एनरोल होकर मतलब कुछ काम चलाओ काम कर लेते हैं, तो कुछ लोग इसका फायदा भी उठा लेते हैं। अदरवाइज ये रूल इसलिए बनाया गया है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो हो सकता है कि कुछ टाइम इंडिया में पढ़ के या बाहर की यूनिवर्सिटी से आप PhD करने चले गए, सब कुछ हो गए, नाउ दे आर एक्सपर्ट इन देयर फील्ड्स, बट अब अगर उनको बिठाओ कि भाई आप जिस फील्ड में एक्सपर्ट हो उसको छोड़ के सारे एग्जाम सारे सब्जेक्ट्स में आप नेट का क्वालिफाई करो, तो समटाइम्स उसको एग्जाम्प्ट करने के लिए भी ठीक है, चलिए अगर आप PhD है एक रिनाउंड यूनिवर्सिटी से, तो तब उसको उसमें आपका नेट एग्जाम्प्ट कर दिया जाता है, तो तब भी आप PhD करके भी एलिजिबल हो जाते हैं। अब क्या होता है, आप PhD के लिए एलिजिबल, आप एलिजिबल तो हो गए लेक्चरशिप के लिए, लेकिन उसमें क्या है कि हर यूनिवर्सिटी में एक JRF के मतलब जो भी पॉइंट सिस्टम रहता है जॉब के लिए, क्रेडेंशियल्स रहते हैं कि जी 10th में फर्स्ट क्लास प्लस, 12th में ऐसे ऐसे करते हुए, तो एक ये भी होता है कि काफी यूनिवर्सिटीज में ये रहता है कि आपका जो LS है, भाई एक यूनिवर्सिटी में जैसे मैंने अप्लाई किया था LS के 5 नंबर, ठीक है, PhD का कुछ ऐसा क्राइटेरिया होता है, JRF के 10 नंबर, ठीक है। PhD के नंबर तब मिलते हैं जब आपके कोई ना कोई पब्लिकेशन हो। साइंस वालों में पब्लिकेशन फिर भी चलो रहता है कि स्कोपस इंडेक्स अच्छे पब्लिकेशन आ जाते हैं, पर जो ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट्स हैं उनमें थोड़ा सा इसमें इशू हो जाता है, तो वो भी उनके मार्क्स, भाई एक पेपर के 2 मार्क्स, तो भाई कम से कम 5 मार्क्स लाने पड़ेंगे वो 10 नंबर लाने में लेने के लिए जो JRF को मिल गए। ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी कर सकता है, बिल्कुल, बट एक एडवांटेज कई बार वहां मिल जाता है। और जो JRF वाला बच्चा है, अगर उसी ने PhD भी कर रखी है तो वो PhD रिसर्च के भी नंबर ले लेगा, JRF के भी नंबर ले लेगा। नंबर यहाँ पे बात हो रही है पॉइंट्स की, जो क्रेडेंशियल्स की, हाँ, और स्कॉलरशिप तो वो ले ही चुका है, ठीक है। तो वो मतलब उस तरीके से क्वालिटी ऑफ लाइफ और आगे चीजों का बेसिकली इसको मैं सम अप करता हूँ, इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास 100 क्रेडिट्स हैं, है ना,
100 अपने पास पॉइंट्स हैं, बिल्कुल। उसमें से अपन शुरू होते हैं बीएससी से, ठीक है। तो बीएससी में अगर अपने 80% से ऊपर होते हैं, मैं ये स्पेसिफिकली एक यूनिवर्सिटी का बता रहा हूँ, है ना, जैसे 80% से ऊपर है तो वो कुछ अपने को जैसे 15 क्रेडिट या 10 क्रेडिट, 2 नंबर उसमें ऐड कर दिए, 10 क्रेडिट बढ़ा दी। हाँ, 100 में से वो 10 नंबर अपने बढ़ गए हैं। हाँ। ये उनके लिए बता रहा हूँ, जैसे मान लो 100 नंबर अपने लिए प्रोफेसरशिप के लिए एलिजिबिलिटी है एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में, तो पहले वो देखा जाएगा बीएससी में कितने नंबर हैं। अगर 80% से ज्यादा है तो इतने नंबर इसको 100 में से दे दिया जाए। फिर उसके बाद एमएससी में देखा जाएगा कि कितने नंबर, 80 से ज्यादा है, चलो जी इसको और दे दिया जाए। फिर उसके बाद देखा जाएगा नेट है क्या ये, तो इसमें ऐड ऑन कर दिया जाए। अच्छा, नेट के साथ जेआरएफ भी है तो और ऐड ऑन कर दो। हाँ, ठीक है। अब नेट के साथ जेआरएफ के साथ पीएचडी भी कर रखा है, मतलब अब इसके बाद कुछ नहीं है, पीएचडी कर लिया तो वो सारा कुछ ऐड कर दिया, तो आपके अब पूरे नंबर। हाँ, अब रिसर्च पेपर्स के हाँ, भी नंबर हो गए, तो ऐसे अब थीसिस पे एक्सपीरियंस के भी नंबर होते हैं, है ना। अच्छा, जैसे उसके बाद ये यहाँ पर रिसर्च तक हो गया आपका खत्म। आपके रिसर्च पेपर जितने भी उसकी कैपिंग होती है कि इतना मैक्सिमम आपने उसमें मार्क्स ले लिए। हाँ, उसके बाद हो जाता है कि जैसे अब ये तो है सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर, उससे आगे एसोसिएट प्रोफेसर होता है, फिर प्रोफेसर, वो अलग अलग वेरी करते हैं फिर। हाँ, उसमें आपका जैसे एपीआई स्कोर बनाते हैं कि मतलब उसके बाद आपने कितने प्रोजेक्ट लिखे, आपने कितने प्रोजेक्ट कंप्लीट किए जिसमें आप प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर पीआई या को पीआई थे, ठीक है, और कितने स्टूडेंट्स की पीएचडी आपने गाइड की, ठीक है। उसके अलावा आपने पोस्ट डॉक, जो पोस्ट डॉक्टरेट करते हैं पीएचडी के बाद का रिसर्च है, या रिसर्च असिस्टेंट कितने टाइम रहे, तो वो उसका रिसर्च एक्सपीरियंस पीएचडी के अलावा कितने साल बाद में, हाँ, तो वो फर्दर ग्रोथ के लिए, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। बुक चैप्टर कितने लिखे, आपने एडिटर कितने बुक्स का एडिटिंग किया, फिर आपकी पूरी प्रोफाइल, आपने जीवन में जो भी एकेडमिक्स का काम किया है, ऑन दैट बेसिस आपको फिर फर्दर प्रमोशंस मिलती है। बिल्कुल, बिल्कुल। पर जो बेसिक क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी का, जो भी आपका प्रोफेसरशिप के लिए है या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, वो यही है कि हर एक, और ये वेरी करता है हर यूनिवर्सिटीज का, ठीक है। पर इसमें हाँ, उन सभी बच्चों को जो एमएससी हैं जिनका नेट है वो एलिजिबल हैं। पर अगेन वही बात है कि जो पॉइंटर्स हैं, जैसे आप जेआरएफ हो तो अलग मिलेगा, एंड देन पीएचडी है तो अलग पॉइंटर्स मिलेगा, तो उसके अकॉर्डिंग वो यूनिवर्सिटी वेरी करता है। नहीं, जो जब आपको असिस्टेंट प्रोफेसर लगना है तब तक तो थोड़ा सा वेरी करता है, ठीक है। बाद में एसोसिएट या प्रोफेसरशिप के लिए जो एपीआई है वो यूजीसी की गाइडलाइन से ही है, वो लगभग सबका सेम ही होता है, ठीक है। थोड़ा बहुत कोई हल्का फुल्का किसी में रह सकता है, ठीक है, बट अदरवाइज इनिशियल स्टेजेस में ये काउंट, इनिशियल स्टेजेस में ये जो है ये आपका ज्यादा वैल्यू रखता है कि सिस्टम में एंट्री तो हो, बाकी तो बाद में करेंगे, बाकी तो बाद में होगा। ठीक है, ठीक है। सो सर, काफी अपन ने काफी गहरी बातचीत कर ली है, कुछ और पॉइंटर्स पे चर्चा कर लेते हैं। एक बात जैसे मैं ऐड करता हूँ कि जब कोई भी पीएचडी कर चुका है या पीएचडी नहीं भी किया तब भी एलिजिबिलिटी हो जाती है कई बार, बट पीएचडी करने के बाद या तो कोई भी स्टूडेंट पोस्ट डॉक्टरलशिप में जा सकता है। अब जेआरएफ नहीं होता है, अब जो भी, या तो वो प्रोजेक्ट स्टूडेंट खुद लिखता है किसी सुपरवाइजर के साथ, ठीक है, या किसी सुपरवाइजर के किसी प्रोजेक्ट के अंदर आरए, रिसर्च एसोसिएट या रिसर्च असिस्टेंट की पोजीशंस होती हैं, उनके लिए फिर वो अप्लाई करते हैं, और उसमें 58,000 से प्लस, ठीक है। बाकी वो क्लास 1 क्लास 2 उसमें होते हैं कई सारे, तो वो तो डिपेंडिंग अपॉन प्रोजेक्ट कितना एचआरए है, कितना डीएडीए है, वो सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। ये मतलब सर आप बता रहे हो नेक्स्ट करियर ऑप्शन, नेक्स्ट जैसे आपने एक तो ये बता दिया कि जैसे अभी अपन ने डिस्कस किया कि असिस्टेंट प्रोफेसर का, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आप कह रहे हो सिर्फ अगर वो ओनली पीएचडी के लिए भी एलिजिबल है, पीएचडी अभी उसने किया है, कर दिया पीएचडी, ठीक है, तो चांसेस ज्यादा होते हैं आरए वगैरह के। उसके बाद ठीक है, मतलब अगर किसी प्रोजेक्ट में वो जेआरएफ वाली स्कॉलरशिप क्यों लेना चाहेगा, वो ठीक है, वो चाहेगा ऑब्वियसली उसे ज्यादा स्कॉलरशिप मिले, तो ज्यादा स्कॉलरशिप में, और इसके पास उतनी एलिजिबिलिटी भी है, ठीक है। कम तो कभी भी ले सकते हैं, कम जेआरएफ वो बाद में भी किसी प्रोजेक्ट की ले सकता है, ठीक है, बट आरए या पोस्ट डॉक्टरेट ऐसी पोजीशंस होती हैं, ठीक है, जिसमें आपको ज्यादा स्टाइफंड मिलता है, ठीक है। तो 58,000 प्लस, आरए मतलब रिसर्च एसोसिएट और रिसर्च असिस्टेंट, है ना। तो इनकी पोस्ट निकलती है, जैसे सर ने बोला भी अभी, तो उसमें स्टाइपेंड आपको लमसम 60,000 के आसपास, है ना, 58,000 60,000 के आसपास आपको उसका स्टाइपेंड मिलता है, स्कॉलरशिप मिलता है, कुछ भी कह लो उसको, ठीक है। तो ये दूसरा करियर ऑप्शन है, ठीक है। एक तो या तो बहुत सारे बच्चे हालांकि प्रोफेसरशिप के लिए जाते हैं, या फिर आप अगर रिसर्च में ही रहना चाहते हैं तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है आरए का।
या फिर इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस है, जैसे कि रिसर्च में ही जैसे सर बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि बार्क, DRDO, इसरो, जैसे CSIR की भी लैब्स होती हैं, और जो भी अदर इंस्टीट्यूट्स हैं आपका इसरो, बार्क, DRDO, इन सब में इसी तरीके से प्रोजेक्ट्स आपके निकलते हैं। और उनमें यही जो मैंने प्रोसेस बताया कि आप इंटरव्यू के लिए कॉल होते हो डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोफाइल, या ठीक है, और उसके बाद फिर वही है जो भी रिसर्च प्रोजेक्ट का टारगेट होता है आप उसके लिए काम करते हो, एंड देन बस फिर फर्दर आपकी फिर कैपेबिलिटी के बेसिस पे है ना, उसके बेसिस पे फिर आपको ग्रोथ मिलती है कि देखो एंट्री पॉइंट है, JRF क्या है, एक एंट्री गेट है, या PhD क्या है, एक एंट्री गेट है। जैसे आप रिसर्च वाली फील्ड में एंटर किए, उसके बाद आपका मेन रोल स्टार्ट होता है। फर्दर आप कितना कैपेबल हो, किस चीज को ग्रैप्स कर रहे हो, कितना आपका थिंकिंग पावर है, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो एग्जाम्स अपन दे रहे हैं, रिसर्च का मतलब क्या है, ऑलरेडी कोई चीज है उसको अपन दोबारा से कुछ तराशना चाह रहे हैं, तो उसके लिए अपन को थिंकिंग चाहिए होती है। अब कोई बच्चा कितना बढ़िया सोच पा रहा है, कितना बढ़िया इनोवेट कर पा रहा है, ऑन दैट बेसिस फिर आपको बहुत सारे फर्दर अपॉर्चुनिटीज भी देखने को मिलती हैं। जो आपका रेंज है स्कॉलरशिप का, या फिर आपके जो सैलरी रेंज होंगी, वो उसी बेसिस पे डिपेंड करती हैं कि किस तरीके से आप परफॉर्म करते हैं। बट JRF क्या होता है, एक मेजर एंट्री रोल होता है इन सभी फील्ड्स के लिए। बिल्कुल ठीक है, अगर आप JRF हो, एक आदमी JRF करके जब एंटर करना चाहे, तो बिल्कुल अब आप एलिजिबल हो, आपको सभी स्वागत करेंगे आपका इन सारे फील्ड्स में। बट उसके बाद आप उसमें सस्टेन कर रहे हो, वो डिपेंड करता है आपकी कैपेबिलिटीज पे और आपके एफर्ट्स पे। ठीक है, ये कुछ पॉइंटर्स है, ये सारी चीजें हैं जो हमने अभी आपको बताई रिगार्डिंग गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज। जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है वहां भी जा सकते हो, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी जा सकते हो, डिफरेंट फार्मास्यूटिकल कंपनीज में जा सकते हो, R&D रिसर्च डेवलपमेंट्स वाले सेक्टर्स में जा सकते हो। सो आज के इस पॉडकास्ट में, और पॉडकास्ट नहीं गपशप में, हमने काफी कुछ चीजें डिस्कस करी हैं जो कि आपके CSIR नेट एग्जामिनेशन के स्टार्टिंग वाला और बाद वाला सभी पॉइंटर्स में जो भी आप बेसिक डाउट पूछते हैं हमसे, उन सभी डाउट्स को अपन ने कवर किया है। और सचिन सर, कुछ आप लास्ट में ऐड ऑन करना चाहते हैं? तो बेसिकली मैं तो एक बार समराइज करूंगा, क्योंकि देखो वैसे तो सिस्टम में जब जो बच्चा बैठेगा ना, जब उससे आसपास की चीजें और पोजीशंस और सारी चीजें ज्यादा समझ आएंगी। अभी उन माइनर डिटेल्स में जाने की का कोई फायदा नहीं है कि कैसे काम होगा, क्या चीजें होंगी, वो तो जब आप वहां बैठोगे, ठीक है, तो वो जब भी होता है ना कि आप गाड़ी चला रहे हो, आगे दिखता है जाम है, लेकिन निकल तो सभी जाते हैं, एट द एंड आप पास पहुंचते हो तो रास्ता निकल जाता है, बिल्कुल ठीक है। तो जब आप वहां पहुंचोगे तो सब कुछ हो जाएगा। लेकिन एक ओवरव्यू के तौर पे हमारा ये जो गपशप थी, ठीक है, तो वो इस चीज पे डेडिकेटेड थी कि आपको समझ आए कि सबसे पहले कि जो भी क्राइटेरियाज हैं इनमें क्या क्या रास्ते निकलते हैं। तो सबसे पहले तो जो PhD ओनली है, LS है, JRF है, उनमें स्कॉलरशिप क्या है, बिल्कुल। फिर जो टॉप रैंकर है, आपको टॉप रैंकर बनने के क्या फायदा अगर JRF ही मिलना है, तो जो टॉप 5-6 बच्चे हैं SPM के लिए एलिजिबल वो है, SPM के लिए एलिजिबल है, बिल्कुल। तो वो मत भूल जाना। अगर आप अच्छा रैंक लेकर आते हो तो उसमें भी जरूर अप्लाई करो, ताकि अच्छी कंटीजेंसी, ठीक है, कोई लैपटॉप वगैरह ले लेना जो भी। और उसके अलावा फिर जब आप क्या कहते हैं PhD करते हो तो एग्जम्प्ट भी हो जाता है, लेकिन JRF हो तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप PhD के दौरान भी अप्लाई कर रहे हो। अदरवाइज जब तक आपको PhD डिग्री नहीं मिलती तब तक आप किसी जॉब के लिए अप्लाई भी नहीं कर पाओगे, तो फिर उस चीज का क्या फायदा, आपको 5-6 साल का एक मोटा गैप बीच में पड़ जाएगा, ठीक है। तो लेकिन अगर आप JRF हो तो आप अगले दिन से ही अप्लाई करना शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो वो एक फायदा रहता है, बाकी मार्क्स का भी फायदा रहता है। और उसके बाद बाय चांस देखिए, हर जगह हर पर्सन का टीचिंग में जाना, ठीक है, मेन गोल नहीं होता है। कुछ स्टूडेंट रिसर्च में भी जाना चाहते हैं, तो जो रिसर्च में जाना चाहते हैं, अब ऐसा नहीं होता कि पहले दिन आपको कोई टॉप साइंटिस्ट बना के कहीं ना कहीं बिठा लेगा, ऑब्वियसली आपको रिसर्च एक्सपीरियंस गैदर करना पड़ता है, बिल्कुल। अब आपको भी, ठीक है, कहीं DRDO में, इसरो में कोई टॉप साइंटिस्ट लगना है, या इवन किसी IIT में असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर लगना है, तो ऐसा नहीं है कि वो अच्छा चलो आप PhD करके आए और आके उन्होंने ऐसा नहीं है, तो आपको लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। तो IIT वाले अपनी क्वालिटी भी तो देखेंगे, तो उससे पहले आपने कहाँ पोस्ट डॉक किया है, ठीक है, कहाँ पर आपने क्या कहते हैं आपका RA पोजीशंस, या ओवरऑल आपके क्वालिटी ऑफ रिसर्च पेपर की क्वालिटीज, कितनी साइटेशंस जा रही हैं आपकी, वो सब चीजें मैटर करेंगी,
ठीक है, पर वो फिलहाल के लिए अभी आगे का प्रोसेस होता है, धीरे धीरे वो ऑटोमेटिकली आप लोग जैसे सर ने बोला ना कि जब ट्रैफिक है तो गाड़ी निकल ही जाएगी कुछ देर बाद, सही, ठीक है। तो वो सारी चीजें हैं, वो ऑटोमेटिकली आप जब प्रोसेस में आएंगे तो सीख जाएंगे। और इसके अलावा हाँ बिल्कुल हम यही चाहते हैं और इसी मोटिव से आप तैयारी भी करते हैं। कोई बच्चा जो CSIR नेट का सोचता भी है वो इसीलिए सोचता है कि आगे चल के उसको एक सिक्योर ऑप्शन मिले अपने करियर के लिए। तो उन सारी बातों को हमने इस पॉडकास्ट में कवर किया है। उम्मीद करते हैं पॉडकास्ट आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया।